हेलो गाइस, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्ते। ठीक है। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो गाइस, मैं बोरी यूजीसी नेट का ये फाइनल कार्ल मार्क्स का रिवीजन करवाएंगे नहीं करेंगे, फिर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आपको कल या परसों में मैक्स वेबर या एमएल दुर्खिम का दोनों टॉपिक कवर करा दूंगी। ठीक है। तो ये हमारे जो हम 50 दिन लेके चले हैं, इसे मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है गाइस। तो चलिए, आप मेरे साथ बने रहें। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। तो सबसे पहले देखिए, ये कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स, इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें उसमें दिया हुआ है। तो ये हमारे पार्ट 3 है। ठीक है। ये फाइनल रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है। हम्म। देखिए, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, बोले तो इसमें कुछ नोट मत कीजिएगा। तो देख रहे हैं सही सब सही है। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में, 1883 का जन्म राइनलैंड प्रशिया के ट्रायल में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। उनकी मृत्यु 1883 में। ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? राइनलैंड प्रशिया के ट्रायल एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन के दौरान ईसाई धर्म ग्रहण किए थे। क्या कौन सा धर्म ग्रहण किए थे? ईसाई धर्म ग्रहण किए थे। उन्होंने बॉर्न वलिन, पिछले लिस्ट में जो जो बच्चे देखे होंगे उसको ऑब्वियसली पता होगा ये सब चीज। ठीक है। तो मैं की पॉइंट लेके आई, उसको देखने के बाद इसे देखिए। ठीक है। तो उन्होंने बॉर्न बर्लिन और जैन में इतिहास, कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे। ठीक है। उन्होंने उन्होंने जैन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट डॉक्टरेट का पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है। ये पूछ देता है एग्जाम में, बॉर्न बर्लिन, शैन इतिहास विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र में किसने अध्ययन किया था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है। तो उन्होंने जैन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी। यह उनके छात्र दिन के दौरान था। वह सामवाद, अच्छा, ये जो उस समय उनके वो क्या थे? छात्र थे। वह समाजवाद एक सिद्धांत से आकर्षित थे। ठीक है। जिसे उन समय के शासकों द्वारा काफी खतरनाक माना जाता है। उनसे डॉक्टर थीसिस प्राकृतिक के डेमोक्रेटियन और एपिकुरियन दर्शन के बीच अंतर किए, है ना। वो समाजवाद एक सिद्धांत में क्या थे? आकर्षित थे, जिनसे जिसे उन समय के शासकों द्वारा काफी खतरनाक माना जाता है। उनका डॉक्टर थीसिस प्राकृतिक के डेमोक्रेटियन और एपिकुरियन दर्शन के बीच अंतर किए। उनकी कुछ लोकप्रिय पुस्तकें हैं, ये आप लोग को एकदम याद होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट है उनका इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1843। ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, है ना। अच्छा, दास कैपिटल में उन्होंने क्या बोला था? अगर नहीं मैं बताई हूँ तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इस पे दास कैपिटल के बारे में लिख। ठीक है। दास कैपिटल, द जर्मन विचारधारा, सिविल वॉर इन फ्रांस, वेज लेबर एंड कैपिटल वैल्यू, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। चलो, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे इसमें आजकल का जैसे नेट जो है ना, इसमें जो डेट बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है, क्रोनोलॉजी से डेट पूछा है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबका मैं डेट लिख के लाऊं। ठीक है। तो मैं बीच में बोलते जाऊंगी, आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है। तो उनका लोकप्रिय पुस्तकें क्या है? इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द जर्मन विचारधारा, सिविल वॉर इन फ्रांस, वेज लेबर एंड कैपिटल वैल्यू, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। महत्वपूर्ण अवधारणाएं देख लीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद, अलगाव, वर्ग संघर्ष और धर्म। ठीक है। उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद पे क्या बताया था, अलगाव पे क्या बताया था, वर्ग संघर्ष पे क्या बताया था और धर्म के बारे में क्या बताया था। ठीक है। ऐतिहासिक द्वंद्वात्मकता भौतिकवाद में देख लीजिए। हम्म। अपने छात्र दिनों के दौरान मार्क्स हेगलियनवाद के प्रति आकर्षित थे। इसके पिछले वाले में सब कुछ में बताया।
लेकिन उन्होंने जल्द ही और वैज्ञानिकतावाद मानवतावाद और अंतर वैज्ञानिकतावाद के लिए अपनी रुचि को स्थानांतरित कर दिया था। मार्क्स ने हेगल से अपनी ध्वन्यात्मकता पद्धति को उधार लिया, लेकिन इसे एक मौलिक तरीके से संशोधित किया। जब विचारों के क्षेत्र में अपनी ध्वन्यात्मकता पद्धति को लागू किया था, तो मार्क्स ने जीवन की भौतिक स्थितियों को समझने में ध्वन्यात्मकता को लागू किया था। द्वंद्ववाद शब्द संवाद द्वारा बौद्धिक चर्च की एक विधि को संदर्भित करती है। यह तर्क एक शब्द है जो कि यूनानी दर्शन शास्त्र अरस्तु 382 से लेकर इतना ईस्वी के अनुसार यह प्रश्न उत्तर द्वारा प्रतिनियुक्ति की कला को संदर्भित करती है। विचार में हेगल परिवर्तन से समाज की संरचना और विकास प्रभावित होते थे। उन्होंने कहा कि विचार थीसिस विरोधाभास है, वह स्वयं विरोधी विचार विरोधी थीसिस उत्पन्न करती है और इसी तरह से थीसिस प्लस एंटीथीसिस प्लस सिंथेसिस होता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था थीसिस प्लस एंटीथीसिस प्लस सिंथेसिस। ठीक है गाइस, मुझे 2 मिनट का टाइम दें, 1 सेकंड का, मैं 2 सेकंड में 1 सेकंड। ठीक है, मैं कुछ आप लोग के लिए नोट करके आई थी, मैं देखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं कुछ नोट लेके आई हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, ठीक है। उन्होंने विचारों में देखिए हेगल क्या थे, विचार से थे। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे विचार में परिवर्तन आते हैं तभी हमारे वस्तु में परिवर्तन आ जाते हैं, है ना। नहीं, हमारे विचार से ही हमारे वस्तु का में परिवर्तन आते हैं। हाँ, वही था। ठीक है, तो उन्होंने वही कहा, लेकिन क्या बोलते हैं, हमारे कार्ल मार्क्स का कहना था नहीं, विचार तो पहले से है हमारे। जब क्या बोलते हैं, भौतिक वस्तु में परिवर्तन हमारे विचारों से आती है। मतलब ये नहीं, विचार में परिवर्तन जो हमारे है ना, वो भौतिक चीज में परिवर्तन आती है। किनका करना था, हेगल का करना था। ध्यान से सुनिए, और मार्क्स का करना था नहीं। हमारे पदार्थ तो पहले से है, मनुष्य तो बाद में आया है, तो पदार्थ से हमारे विचारों में परिवर्तन आते हैं। तो उन्होंने पदार्थ को सर्वोपरि माना और हेगल ने विचारों को अपना सर्वोपरि माना। ठीक है, तो वैसे उन्होंने इसी को बात कहा थीसिस प्लस एंटीथेसिस और सिंथेसिस। ठीक है, अब मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो थीसिस प्लस एंटीथेसिस प्लस सिंथेसिस जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे होता है से एंटीथेसिस मतलब होता है प्रतिवाद, मतलब कमी, और सिंथेसिस मतलब होता है संवाद, मतलब जो नई वस्तु बनते हैं, है ना। और थीसिस मतलब होता है वाद विचार। ठीक है, बोलिए का याद रखिएगा। ध्वन्यात्मकता आदर्शवाद के हेगल ने दर्शन की निंदा की। हाँ, उन्होंने हेगल ने क्या किया था, निंदा किया था और कहा कि यह विचार में परिवर्तन के कारण नहीं है, बल्कि समाज के विकास को प्रभावित करती है। लेकिन भौतिक स्थिति में परिवर्तन समाज की संरचना और विकास को प्रभावित करता है ना। उन्होंने समाज और इतिहास के अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, जिसे ध्वन्यात्मकता भौतिकवाद कहा जाता है। किसको प्रतिपादित किया, समाज और इतिहास के अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिसे ध्वन्यात्मकता भौतिकवाद कहा जाता है। ठीक है, मार्क्स का मानना है कि सामग्री और विचार न केवल अलग है बल्कि विपरीत है ना। बोले थे इनका अपोजिट थे वो। तो मार्क्स का मानना क्या था कि सामग्री और विचार न केवल अलग है बल्कि विपरीतता और एकता के निर्माण करता है, जिसमें सामग्री प्राथमिक है और मन विचार माध्यमिक है। समझ रहे ना, हमारे जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वो क्या प्राथमिक है, अब जो हमारे मन जो हमारे विचार आते हैं वो माध्यमिक है, मतलब सेकेंड पे लेवल में। उनका किन करना था, कार्ल मार्क्स का करना था। ठीक है, और फिर आपका हेगल का क्या करना था, नहीं, हमारे विचार जो है प्राथमिक है, हमारे जो भौतिक चीज है वो सेकेंडरी है, उनका कहना था। ठीक है, हेगल का कहना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पदार्थ मन के बिना मौजूद हो सकता है ना।
कार्ल मार्क्स का कहना है कि पदार्थ जो है मन के बिना मौजूद हो सकता है, लेकिन मन बिना पदार्थ में अस्तित्व में नहीं रह सकता है। मन जो है ना बिना पदार्थ के अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह मन पदार्थ के बाहर विकसित हुआ है। ठीक है। मार्क्स ने बताया कि हेगल के तुलनात्मकता आधार जिसके सिर के बल खड़े हैं, इसे सीधे करने की जरूरत है। यह उन्होंने भौतिक को प्राथमिक और दिमाग को द्वितीय मानकर किया है ना। मार्क्स ने उसको क्या बताया, हेगल को द्वंदात्मकता आदर्शों में किसे सीधे करने की जरूरत है। उन्होंने भौतिक को प्राथमिक और दिमाग में द्वितीय बनाकर किया। उन्होंने समाजवाद में यूटोपियन और वैज्ञानिक एंगल्स के ऐतिहासिक में भौतिकवाद को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। जो ये मानते हैं कि अंतिम कारण जो मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है वह है समाज, वह है समाज का आर्थिक विकास। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में? सब ठीक है। ठीक है। उनके समाज में उनके समाजवाद में यूटोपियन और वैज्ञानिक एंगल्स में ऐतिहासिक भौतिकवाद के एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया, जो ये मानते हैं कि अंतिम कारण जो मानव इतिहास पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है वह है समाज का आर्थिक विकास। उत्पादन और विनिमय के साधनों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में मानव इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम को समझाया। आदिम समाज में शुरू होकर उत्पादन के माध्यम में 3 चरणों से गुजरा, जो कि दास्ता, सामंतवाद और पूंजीवाद है ना। आदिम समाज में उत्पादन का माध्यम कितने चरणों से गुजरा? 3 चरणों से, है ना। दास्ता, सामंतवाद और पूंजीवाद। और समाज का परिणामिक विभाजन अलग अलग वर्गों में, इन वर्गों को दूसरे को खिलाफ संघर्ष के कारण होता है। उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के सम्मत के बीच यह विरोधाभास समाज को वर्ग में विभाजित करता है। ठीक है। आदिम साम्राज्य को शुरू होकर उत्पादन के माध्यम 3 चरणों से गुजरा है, दास्ता, सामंतवाद और पूंजीवाद। और समाज का परिणामी विभाजन अलग अलग वर्गों में, इन वर्गों के एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष का कारण हुआ है। ठीक है। अब देख लीजिए विकास का चरण क्या है। विकास का चरण में पहला आपका ये चरण है समाज और समाजीवाद। प्रथम चरण में आदिम साम्यवादी जो कि वर्गहीन समाज था। द्वितीय चरण में प्राचीन समाज जो कि मास्टर और दास के बीच था। तीसरा चरण में सामंती समाज जो कि सामंत और दास के बीच में था। चौथा चरण में पूंजीवादी समाज जो कि पूंजीवाद और श्रम के बीच था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में स्वयं के विनाश के बीच निहित थे, है ना, स्वयं के विनाश के बीच निहित थे। मार्क्स अलगाव के साथ वस्तुओं को अस्तित्व की पहचान करने के लिए हेगल पर हमला करते हैं, है ना। किस पे हमला करते हैं? हेगल पे हमला करते हैं। अलगाव के साथ वस्तुओं को अस्तित्व की पहचान करने के लिए हेगल पर हमला करते हैं, जो उद्देश्य दुनिया के एकमात्र प्रेत बनाते हैं। मार्क्स वस्तुकरण और अलगाव के बीच अंतर क्या करते हैं, अंतर करके कैसे करते हैं वो समझाते हैं। मार्क्स जो है अलगाव के बारे में, वस्तुकरण और अलगाव के बीच अंतर वो करके समझाते। वस्तु के भौतिक अस्तित्व के आधार पर वस्तुकरण है, जबकि अलगाव पुरुष और वस्तुओं के बीच विशिष्ट प्रकारों को संबंधों में उत्पन्न चेतना की एक स्थिति है। समझ रहे हो? उसने क्या कहा कि वस्तु के भौतिक अस्तित्व का आधार क्या है? एक वस्तुकरण है, जबकि अलगाव पुरुष और वस्तुओं के बीच विशिष्ट प्रकार के संबंधों से उत्पन्न चेतना की एक स्थिति है। ठीक है। इस तरह की दृष्टि काल्पनिक नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तुएं वास्तविक होती है। वस्तु क्या होती है? वास्तविक होती है। ठीक है। मार्क्स के लिए अलगाव ऐतिहासिक स्थिति के लिए उसके परिणामों में नहीं थी, है ना। मार्क्स के लिए अलगाव क्या है? ऐतिहासिक भौतिक, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ गया। मार्क्स के लिए अलगाव ऐतिहासिक स्थिति उसके परिणामों में नहीं थे। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का निर्माण उत्पादन से मनुष्य को खुद को महसूस करने में मदद नहीं मिलती, है ना। अर्थात अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए वस्तु का निर्माण में लगे रहने के दौरान अपनी क्षमता का एहसास करने से मनुष्य की यह क्षमता अलगाव के कारण बनती है, ऑब्वियसली।
इसलिए अलगाव दूर हो जाएगा जब वस्तुओं का उत्पादन और मानव क्षमता का खुलासा करने के लिए नेतृत्व करेगा। अलगाव कैसे आते हैं? जैसे मान लो उसके घर में बहुत कुछ है, मेरे घर में नहीं है, तो उससे भी अलगाव आ सकती है कि उसके घर पे नहीं मिलेंगे। मान लो अलगाव इस तरह से भी आ सकती है, कभी मतलब सपोज दैट ऐसा तो हो नहीं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं कर पाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नंबर नहीं ले पाए, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लेके आए तो उनके बच्चे ने अच्छे किया तो उससे भी अलगाव हो जाती है, आप उनसे नहीं मिल पाते हैं, सोचते कि मैं ही नहीं ठीक कर पाई, है ना, उनसे नहीं मिल पाते। तो अलगाव कई वस्तुओं से होती है। तो उनका कहना था, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो हमारे अलगाव होते हैं वो सबसे बड़ा उनका जो दुविधा हटाने के लिए उनको उत्पादन की क्षमता को खुलासा के लिए नेतृत्व करेगा, तो अलगाव क्या होगी, दूर हो जाएगी। पूंजीवाद का उत्पादन अलग अलग परिस्थिति में होता है ऑब्वियसली, और इसके वस्तु का निर्माण निर्विघ्न में हो जाता है। मजदूर द्वारा उनके उसके उत्पाद द्वारा उत्पादित वस्तु अब एक विदेशी के रूप में उसके खिलाफ को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उसका विरोध करती है। संक्षेप में कहें तो श्रम ही एक वस्तु बन जाता है ना, ऑब्वियसली बन जाता है। उसके श्रम के उत्पाद में जो वस्तुएं सन्निहित है वही दूसरे की नहीं है, वह अब उसकी नहीं है ना, उसकी नहीं है। जो हाँ, जैसे श्रम में क्या करता है, आज तो पूंजीपति ये सब श्रम को मतलब बेचते हैं, श्रम खरीदते हैं, तो श्रम में क्या करता है, जो वस्तु मतलब बनाता है, जो वो उत्पादन करता है ना, तो उसका खुद ही नहीं रहता है, उससे भी अलगाव हो जाता है। उसको सिर्फ क्या है, जल्दी से बना के देना पूंजीपति लोग को, पूंजीवादी लोग को, और उसको जो उनका मिलेगा सैलरी वो है ना, तो उसके प्रति भी अलगाव हो गई। आजकल वस्तु के प्रति, पहले व्यक्ति खुद मतलब बनाते थे और रखते थे, तो वस्तु के प्रति प्रेम था उनको, है ना, आजकल कहाँ उसके प्रति भी अलगाव हो जाती है। तो ही बता रहे हैं मजदूर द्वारा उनको उत्पाद उनके वस्तु को उत्पादन एक विदेशी के रूप में खिलाफ का स्वतंत्र और उसके विरोधी करते हैं। श्रम ही क्या एक वस्तु बन जाती है, उसके श्रम को उत्पाद जो वस्तु सन्निहित है वह मजदूर का नहीं है, मजदूर का नहीं है, वही तो बात कर रहे हैं ना। वो अब किसकी रही, वो अब उसकी नहीं है या किसी और पूंजीपति की हो जाती है ना। यह उत्पादन जितना बड़ा है उतना ही वह कम है कि निम्नलिखित इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मार्क्स के लिए श्रम एक क्या है, अमानवीय कृत्य बन जाता है जब वह स्वैच्छिक नहीं है, तो बल्कि क्या है, एक मजबूत गतिविधियां होती है। अलगाव के रूप में वह एक पूंजीवादी समाज में मौजूद है जिसका कई आयाम है। ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक से अलग थलग है, खुद से भी वो अपनी गतिविधियां से है ना, उसकी प्रजातियां से है, और अंत में वो अपने नागरिक से भी अलग हो गया है ना। अधिशेष मूल्य क्या है देख लेते हैं, और जल्दी करेंगे गाइस क्योंकि कहीं जाना है मेरे को, डॉक्टर के पास तबियत नहीं ठीक है इसीलिए। अधिशेष मूल्य क्या है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी में वर्ग संबंधी की प्रमुख विशेषता सर्वहारा वर्ग के श्रम वर्ग संबंधी की प्रमुख विशेषता सर्वहारा वर्ग में श्रम से पूंजीपति वर्ग द्वारा अधिशेष मूल्य की हथियाना है। मार्क्स स्वीकार करते हैं कि मानव श्रम अकेले मूल्य का सृजन नहीं रह सकता है ना, यह उत्पादन के उपकरण का उपयोग करता है। यह किसका उपयोग करता है, उत्पादन का उपकरण का उपयोग करता है जो पूंजीपति के स्वामित्व में होता है। पूंजीपति मजदूर ही श्रम शक्ति खरीदता है और इसे कच्चे माल पर लागू करके उन वस्तुओं को उत्पादन करता है जिनका विनिर्माण मूल्य होता है। वस्तु का मूल्य और उस वस्तु का उत्पादन में पूंजीपति द्वारा श्रमिक को भुगतान की गई मजदूरी के बीच अंतर और अधिशेष मूल्य हो जाती है। वास्तव में मार्क्स ने अपने अधिशेष मूल्य के सिद्धांत की मदद से शोषण की पूरी प्रक्रिया की व्याख्या की। यह पूंजीपति उत्पादन प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो मूल्य इसलिए अर्जित होती है क्योंकि श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को पूंजीपति द्वारा श्रमिक मजदूरों के रूप में प्राप्त होने वाले मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है। समझ में आया? नहीं तो फिर समझिए, मार्क्स ने बोला कि हमारे जो मूल्य है उसमें क्या हो रहे, शोषण हो रहे। यह पूंजीवादी जो उत्पादन प्रणाली की एक जो विशिष्ट विशेषता मार्केट में जो बना दी गई है ना, उन्होंने उसको क्या कर लिया, अर्जित कर लिया। लेकिन श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तु को पूंजीपति द्वारा श्रमिक मजदूरों के रूप में प्राप्त होने वाले मूल्य से अधिक पर बेचा जाता है। आपको श्रमिक को तो लगा दिया, जैसे चूड़ी मार्केट में बेची जाती है तो उसकी कॉस्ट कितनी रखी जाती है, एक डिब्बा का
120, 140 आई थिंक ऐसा ही, लेकिन वो कितना भी श्रमिक द्वारा बनाया जाता है, हाँ, मुश्किल से 40 से 50 रुपया में। फिर वो डिजाइनिंग वगैरह हो जाए, पूंजीपति के हाथ में चल जाते हैं तो 120 से पहुंच जाती है। तो वही तो बोल रहा है ना, उसको अधिक मूल्य में बेचा जाता है। इस पूंजी का दो भाग होता है, जबकि इसका असली हकदार अगर माना जाए तो श्रमिक होता है। सबसे असली का अगर हकदार माना जाए इसका, पूरी अगर मैं क्रेडिट दूं तो श्रमिक का होता है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है मार्केट में, क्योंकि पूंजीपति वो लोग है ना, उनका हर कुछ रहता है, वो तो इतना श्रम दे रहा है। सॉरी। तो ये पूंजी का दो भाग होता है, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। लगातार व्यक्ति कच्चे माल, मशीन, उपकरण आदि जैसे उत्पादन के साधनों से संबंधित है, जिसका उपयोग एक सेकंड जिसका उपयोग वस्तु उत्पादन के लिए किया जाता है। परिवर्तनीय पूंजी से तात्पर्य श्रमिक के दो जाने वाली विरोधी से है। मजदूर जो बेचता है ना, उसकी श्रम शक्ति या उसकी मूल्य है। अधिशेष मूल्य कार्यकर्ता द्वारा उत्पादित मूल्य और उसके श्रम के इस मूल्य के बदले में प्राप्त होने वाले मूल्य के बीच का अंतर, इसे परिवर्तनशील पूंजी कहते हैं। कार्ल देखिए 2 है, जल्दी कर लेते हैं गाइस। कार्ल मार्क्स की अलगाव की भावना। गाइज आप लोग प्लीज देखते हैं तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं पूरा फ्री में पढ़ाने वाली हूँ जीसी नीट का टोटल थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगी, ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगी। तो पहले ये जो हमारे 50 एग्जाम के लिए है, तो मैं ज़्यादा ये आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, और जितना से मुझे लग रहा है 100 सब्सक्राइबर अगर आई थिंक हो जाएंगे तो मैं पूरी अच्छी तरह से आपको फुल डिटेल के साथ जो कॉन्सेप्ट बोलेंगे मैं आपको दूंगी। और दूसरी बात, जिसका जितना भी पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब टाइप यूनिट 1 यूनिट 2 में आपका ऑब्जेक्टिव पे लेके आऊंगी, ठीक है, मतलब यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव, यूनिट वाइज थ्योरी, सब कुछ कंप्लीट, पूरा पेड क्लास की तरह ही होगा ये यूट्यूब में, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा मुझे साथ देंगे तो मैं ऑब्वियसली आपको 100% मिले रेडी। प्लीज गाइस थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलना ना पड़े, अगर अच्छा लगे तो कर दीजिए ना गाइस, क्योंकि हर यूट्यूबर बोलते हैं कि लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपको अच्छी लग रही है, आप लोग समझदार हो, खुद मतलब एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो, वो आप समझदारी तो है, तो मैं बार बार इस चीज़ को बोलना कि लाइक कर दो, लाइक कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगती है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, ना अच्छी लग रही है तो डिसलाइक कर दे, बट चीज कुछ तो अपने अटेंडेंस दीजिए ना, बस। तभी तो मुझे पता चलेगा लोग कितने देख रहे हैं, किनको अच्छा लग रही है, नहीं लग रही है। तो जो भी हो आप अपने अनुसार दीजिए, मैं नहीं बोलूँगी लाइक ही करें, ना भी अच्छा लगे तो तब भी लाइक कर दे, जैसे लोग बोलते हैं कि यार कुछ तो सीखने को मिला। मैं बोलूँगी नहीं, अगर आप 100% अपना टाइम दे रहे हो तो कुछ तो आपको 100% ही लेके यहाँ से जाना है ना, कुछ सीखने को मिला। अरे भाई ये क्या है, आप टीचर हो, आप अच्छे कंटेंट हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइक करेंगे। तो ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है, अगर आपकी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दे, और कमेंट जरूर करें कि मैम इसके आगे क्या आपको मतलब करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा, तो मैं दूंगी। अगर एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जो भी कैंडिडेट यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको सोशियोलॉजी चाहिए कि मैम पूरा फिनिश करवा दें सोशियोलॉजी, तो मुझे कमेंट में ऑब्वियसली एकदम नीट अगर आपकी हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें, मैं उसका भी वीडियो सोच रही हूँ लेके आऊँ इस मंथ, या इस मंथ के बाद, या यूजीसी नेट के बाद, या इसी मंथ में। अगर अच्छा कमेंट मिला मुझे, लोगों का बढ़िया रहा परफॉर्मेंस, तो मैं ऑब्वियसली लेके आऊँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा टीचर को सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको भी टीचर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो कार्ल मार्क्स की अलगाव की भावना क्या थी? यह उनके शुरुआती काल में आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में नहीं थे, जो 1843 में लिखे गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के लगभग 50 साल बाद खोजी की गई थी। उनकी मृत्यु के लगभग 50 साल के बाद खोजी गई थी। इस पांडुलिपियों से पता चलता है कि शुरुआती मार्क्स मुख्य रूप से अलगाव की समस्या में रुचि रखते थे, है ना। जर्मन विचारधारा ने अलंकृत अलगाव की भावना के सिद्धांतों का विश्लेषण किया, ठीक है। मार्क्स ने अलगाव सिद्धांत को समझने के लिए अलगाव पर हेगल के विचारों को समझना महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्क्स ने हेगल और फेरवेंग से अलगाव का अपने विचार उधार लिया था, खासकर हेगल से। हेगल के लिए अलगाव चेतना की स्थिति है ना,
क्योंकि यह खुद को बाहरी दुनिया से परिभाषित करती है। हेगल के लिए अलगाव चेतना की स्थिति है, क्योंकि यह खुद को बाहरी दुनिया से परिचित करती है, जिसमें वस्तु बाहरी या विदेशी दिखाई देते हैं। हेगल के लिए अलगाव क्या था? चेतना की स्थिति है, क्योंकि यह खुद को बाहरी दुनिया से परिचित करती है, जिसमें वस्तु बाहरी या विदेशी दिखाई देते हैं। प्राकृतिक आत्मा निरपेक्ष का मन का एक विमुख रूप है। मनुष्य स्वयं से अलग करने की प्रक्रिया में आत्मा परमात्मा है। हेगल से अलगाव की चर्च में मनुष्य के एक अलग धारणा और दुनिया से उसका स्थान आत्म और वास्तविकता की प्राकृतिक शामिल है। हेगल के लिए एक अवसर व्यक्ति उच्च स्तर की संस्कृति से ऊपर उठने के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। इस अर्थ में इस स्तर पर प्राप्त करने का एक क्षण है। उन्होंने हेगल ने बोला ना, अगर व्यक्ति अगर उच्च स्तर की, जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो अलगाव तो करना पड़ेगा ना अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से। अगर आप चाहते हो ना मैं सबके साथ रहकर पढ़ूं, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आपको ऊंचा उठना है तो कुछ तो कहीं जाकर आपको अलगाव करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो उन्होंने हेगल का कहना था। हेगल का अलगाव की चर्च में यहाँ से ना, प्राकृतिक आत्मा निरपेक्ष मन का एक स्विमुख रूप है। मनुष्य स्वयं को अलगाव करने की प्रक्रिया आत्म परमात्मा है। हेगल के अलगाव की चर्च में मनुष्य की एक अलग धारणा और दुनिया में उसका स्थान आत्म और वास्तविकता की कितने ठीक है भाई, फिर मैं पढ़ा रही, प्लीज अगर मुझे थोड़ा साथ देने के लिए लाइक जरूर करें, है ना। हेगल के अलगाव की चार्ज में मनुष्य की एक अलग धारणा और दुनिया से उसका स्थान आत्म और वास्तविकता की प्रकृतिक शामिल है। हेगल के लिए एक औसत व्यक्ति उच्च स्तर की संस्कृति से ऊपर उठने के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रहे थे ना, फेरोबैंक की स्थिति में ठीक इसके विपरीत है। वह व्यक्ति जो स्वयं परमात्मा नहीं है, इसलिए ईश्वर स्वयं पराया आदमी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाया गया है। अच्छा, फेरो का क्या कहना था कि ईश्वर जो है ना मनुष्य द्वारा बनाया गया है, मतलब मनुष्य, हम लोग बनाए ईश्वर को, लेकिन वह मनुष्य से ऊपर है। लेकिन क्या है, हम लोग ही बनाए लेकिन मनुष्य ऊपर है, और वह और हर तरह से मनुष्य अलग है ना। उसे आदमी से अलग कर दिया क्या, उसे आदमी से अलग कर दिया जाता है, फिर वो इसे अलगाव करते, समझ रहे हो। फेरबू के मत फेरुबैंक के मत से धर्म व्यवस्था या अलगाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो आगे कहते हैं कि यह अजीब है कि धर्म या ईश्वर मनुष्य की अपनी एक सेकेंड, अरे यार, ये कहते हैं कि अजीब है मनुष्य की या वो आगे कहते हैं कि अजीब है कि धर्म या मनुष्य ईश्वर मनुष्य की अपनी रचना है ना। अतः वह इससे अलग हो जाता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर आदमी उसे पराया मुक्त बनाना चाहता है तो वह सबसे अच्छा तरीका अलगाव। गोल्डर का क्या कहते हैं, गोल्डर कहते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक दुनिया भ्रष्टाचार और गुलामी की दुनिया है। यह कुछ चर्च द्वारा नियंत्रित है। साधारण लोग भगवान के मंदिर तक पहुंच से वंचित रह जाते हैं। स्वाभाविक रूप से चर्च या मंदिर की कोई पवित्र स्थान के लिए अलगाव है, ठीक है। देखिए फेबर का मत क्या था, उनका मत था कि धर्म जो है ना वो सबसे अच्छा उदाहरण है अलगाव का, क्योंकि मनुष्य की जो अपनी रचना है वो उससे अलग हो जाती है ना। स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो आदमी उससे क्या करते हैं, एक मतलब पराया मतलब होता है जिसे हम नहीं जानते, उसे कहते हैं पराया मुक्त बनना चाहते हैं। वह सबसे अच्छा तरीका अलगाव का होता है। फिर बैंक का मत था। लेकिन गोल्डर का कहते हैं कि नहीं, दुनिया जो भ्रष्टाचार जो गुलामी की दुनिया जो है उसको नियंत्रित करने के लिए साधारण लोग भगवान को मंदिर तक पहुंच से वंचित रह जाते हैं, है ना। साधारण लोग मतलब होता है हम और आप लोग जैसे लोग। जैसे हम लोग अभी वैष्णो धाम नहीं, हम आज तक वैष्णो धाम नहीं गए, लेकिन मैं चाह रही हूँ जाना, तो ये हमारे लिए लगाव है। लेकिन स्वाभाविक रूप से चर्च या मंदिर में कोई पवित्र स्थान के लिए अलगाव है, पवित्र स्थानों के लिए अलगाव है ना। ना तो विरोध और ना ही घबराहट का कोई प्रभाव नहीं है। वो जिस दुनिया में रहते हैं ना उसके लिए आम लोगों में कोई भावना नहीं है। यह आमतौर पर धार्मिक दुनिया में पाए जाने वाला अलगाव का तस्वीर है।
कितना है देख लीजिए थोड़ा। अरे यार थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स के अलगाव की जो भावना थी यह उनकी शुरुआती कार आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि में नहीं थे, और जो था जो 43 में लिखे गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के लगभग 50 साल के बाद खोजी गई थी, है ना। 1800 आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि में नहीं था, लेकिन 1845 में लिखी गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के लगभग 50 साल बाद खोजी गई थी। इन पांडुलिपियों से पता चलता है कि शुरुआती मार्क्स मुख्य रूप से अलगाव की समस्या में रुचि रखते थे, लेकिन जर्मन विचारधारा ने अलकृत अलगाव की भावना को सिद्धांत का विश्लेषण किया। मार्क्स के अलगाव सिद्धांतों को समझने के लिए अलगाव पर हेगल के विचार को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्क्स ने हेगल और फेरुबैंग से अलगाव का अपना विचार उधार लिया था, है ना, खासकर हेगल से। हेगल के लिए अलगाव चेतना की स्थिति है, क्योंकि यह खुद की बाहरी दुनिया से परिचित कराते हैं जिसमें वस्तु बाहरी या विदेशी दिखाई देते हैं। प्राकृतिक आत्मनिरपेक्ष मन का एक स्व-विमुख रूप है। मनुष्य स्वयं से अलगाव थलग करने की प्रक्रिया ही आत्मा परमात्मा है। हेगल के अलगाव की चर्च में मनुष्य एक अलगाव धारणा और दुनिया में उसका स्थान आत्म और वास्तविकता के प्राकृतिक शामिल है। हेगल के अलगाव की चर्च में मनुष्य की एक क्या है, मनुष्य की एक अलग धारणा और दुनिया में एक उसका स्थान आत्म और वास्तविकता के प्रति शामिल है। हेगल के लिए एक औसत व्यक्ति को उच्च स्तर की संस्कृति से ऊपर उठने के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। अर्थ में ये शस्त्र को प्राप्त करने का क्षण है। हेबर की स्थिति में ठीक इसके विपरीत है, अर्थात वह व्यक्ति स्वयं परमात्मा नहीं है, बल्कि ईश्वर स्वयं पराया आदमी है ना, ईश्वर स्वयं पराया आदमी है। ठीक है, हेगल के लिए क्या बोल रहे हैं, एक औसत व्यक्ति उच्च स्तर के संस्कृति से ऊपर उठने के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। इस अर्थ में गेट तो दे दो ना। हेगल के लिए क्या है, एक औसत व्यक्ति को उच्च स्तर की संस्कृति से ऊपर उठने के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। हेबर की स्थिति में ठीक इसकी विपरीत था कि वह व्यक्ति जो स्वयं परमात्मा नहीं है, बल्कि ईश्वर स्वयं पराया आदमी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा बनाया गया है, लेकिन वह मनुष्य ऊपर है और हर तरह से अलगाव उस जो आदमी से अलग कर दिया जाता है। फेवरी का मत धर्म व्यवस्था को अलगाव का सबसे अच्छा उदाहरण वो आगे कहते हैं कि अजीब क्या है। अरे लगता है ये दोनों स्लाइड देखिए क्या। हाँ यह गई दोनों स्लाइड देखिए आ गया था, देखिए नहीं। मार्क्स अलगाव के साथ वस्तु का अस्तित्व की पहचान करते हैं। मार्क्स जो अलगाव के साथ वस्तु की क्या करते हैं, अस्तित्व की पहचान कराने के लिए हेगल पर हमला करते हैं, जो दुनिया की बात एक मार्क्स वस्तुकरण अलगाव के बीच अंतर कैसे करते हैं। वस्तु के लिए भौतिक अस्तित्व के आधार पर वस्तुकरण है, जबकि अलगाव पुरुष और वस्तुओं के बीच विशिष्ट प्रकार का संबंध चेतना की स्थिति है। इसे रिश्ते में काल्पनिक नहीं है, बल्कि वस्तु वास्तविकता होती है। मार्क्स के लिए अलगाव ऐतिहासिक स्थिति में अगर देखा जाए तो परिणाम में निहित है। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का निर्माण, है ना, यहाँ पे समझिए वस्तु की भौतिक अस्तित्व का आधार वस्तुकरण है, जबकि अलगाव पुरुष और वस्तु के बीच विशिष्ट प्रकार का संबंध उत्पन्न करता है। चेतना की एक स्थिति है, इस तरह के रिश्ते काल्पनिक नहीं हो सकते क्योंकि वस्तु वास्तविक होते हैं। मार्क्स के लिए अलगाव ऐतिहासिक स्थिति है और उसके परिणाम में निहित है। मार्क्स के लिए अलगाव क्या ऐतिहासिक से उसके परिणाम में निहित है। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का निर्माण उत्पादन से मनुष्य को खुद को महसूस करने में मदद नहीं मिलती। मार्क्स के लिए अलगाव ऐतिहासिक स्थिति उसके परिणामों में निहित है। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का निर्माण उत्पादन, है ना, पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का निर्माण उत्पादन से मनुष्य को खुद को महसूस करने में मदद नहीं मिलती। पूंजीवादी जो समाज है वस्तुओं का निर्माण उत्पादन से मनुष्य को खुद में महसूस करने में मदद नहीं मिलती। अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए वस्तुओं का निर्माण में लगे रहने के दौरान अपनी क्षमता का एहसास करने में मनुष्य की अक्षमता अलगाव के कारण बनती है ना। इसलिए अलगाव दूर हो जाएगा जब वस्तुओं का उत्पादन मानव क्षमता को खुलासा करने के लिए नेतृत्व करेगा। ठीक है, अलगाव क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा जब वस्तुओं का उत्पादन मानव क्षमता को खुलासा करने के लिए नेतृत्व करेगा। ठीक है, पूंजीवादी में उत्पादन अलग थलग परिस्थिति में होती है, इसे वस्तुओं का निर्माण निधिकरण हो जाता है। मजदूर द्वारा उसके उत्पाद और उसके उत्पाद द्वारा उत्पादित वस्तु अब एक विदेशी के रूप में उसके खिलाफ एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उसके विरोध करती है। संचय में श्रम ही वस्तु बन जाता है। श्रम में उत्पाद जो वस्तु शरीर होती है वह मजदूर का नहीं, अब वह अब उसकी नहीं है या किसी और पूंजीपति की हो जाती है।
ये उत्पाद जितना बड़ा उतना ही हुआ कम अमानुषित हो जाएगा। ये पढ़ लिया था ना गाइस, जब तक 2-2 स्लाइड एक एक बना लिया। उफ, 2-2 स्लाइड आ गया इसमें, डाउनलोड हो गया। वास्तव में मार्क्स विशेष मूल्य की ध्यान में मदद में वो बोलते हैं ना कि हाँ ये सब पढ़ लेते, या पूंजी का 2 भाग होता है, ये भी पढ़ लेते। तो गाइस इतना ही कंप्लीट, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगी और इससे मैं देखूंगी, ठीक है, सुधारूंगी कि कहाँ कहाँ गलत मैंने 2-2 स्लाइड कहाँ पे चला लिया, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं तुर्की और मैक्सिमम कर लेके आऊंगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से पढ़ना चाहते हैं या फिर पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं मुझे बताएंगे, तो मैं उसी टाइप से लेके आऊंगी, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे गाइस प्लीज। तो बाय, ओके, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, धन्यवाद, बाय।